Hello and good morning to all my medical aspirants. How's the study going? All good? And how's you and your family? Practice कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? I hope सब अच्छी चल रही होगी. So today we are going to start from where we have ended today in the previous class. जैसे कि हमने उसमें immunity पढ़ लिया था, innate और acquired immunity. उसमें भी active और passive immunity देख ली थी. आज हम पढ़ेंगे vaccination और immunization. तो ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. तो जो वैक्सीनेशन आपने सबको मिला होगा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी सबकी होगी. मोस्ट ऑफ द जो भी आप एस्पिरेंट्स जो देख रहे हो, सब ने कहीं ना कहीं बचपन में सबकी हुई होगी या फिर बड़े होने के बाद भी. जैसे कोविड-19 के टाइम पे भी वैक्सीनेशन आई थी, तो वो वैक्सीन भी शायद आपने लगवाया होगा. तो मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव गोन थ्रू इट. लेकिन हाँ, इसके पीछे क्या प्रोसेस होता है, वाई वी डू इट, अभी हो सकता है बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, बट एक बार बस लेट गो थ्रू इट, इसके थ्रू जाते हैं. तो जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल होता है, ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, मेमोरी. मतलब कि आपके बॉडी के अंदर क्या करती है, वो एक मेमोरी सेल्स को क्रिएट करके रख देती है, और इसको हम लोग मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम बोलते हैं. जैसे वैक्सीनेशन में क्या होती है, तो इसमें एक प्रिपरेशन किया जाता है एंटीजेनिक प्रोटीन्स का, एक पैथोजन के अगेंस्ट, जो कि या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा या फिर वीक पैथोजन जो कि वैक्सीन के फॉर्म में दिया जाता है. इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है. जब ये एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारा बॉडी इसके लिए क्या सीक्रेट करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. तो जो भी एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी, ये क्या करते हैं, इस एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एंटीजन मतलब जो हमारे पैथोजन है, वहां से एंटीजन निकल रहा है. तो पैथोजेनिक एजेंट जो होता है, ये हमारा एक्चुअल इन्फेक्शन कॉज उस टाइम पे नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ही वीक कंडीशन में उसको दिया जाता है. बट हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, एक मेमोरी सेल क्रिएट हो जाती है कि इस तरीके का वायरस अगर आएगा तो हमें इसे खत्म कर देना है, इस तरीके का अगर कोई पैथोजन एंटर करेगा तो हमें इसे मार देना है. तो इस तरीके से मेमोरी क्रिएट होती है. जैसे बहुत केसेस में सुना होगा, किसी को चिकन पॉक्स हो जाती है, उसको दोबारा नहीं होती है, या फिर अगर होती भी है तो उसको वो जल्दी ठीक हो जाता है. तो एक कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार आती है तो उसको टैकल करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है. लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होती है, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग वो नहीं होती है. ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन. तो वैक्सीन क्या होता है, तो जो हमारे जनरेट करते हैं मेमोरी बी और टी सेल्स से, तो ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इजीली पैथोजन को. जैसे ही कभी कोई ऐसा एक पैथोजन का एक्सपोजर हो जाए, या फिर आपके मैसिव और उसके साथ साथ मैसिव प्रोडक्शन हो जाती है आपके एंटीबॉडीज के. तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट हो रहा है किसी एक डेडली माइक्रोब से, तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स तुरंत उसी टाइम पे रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि टेटनस के केस में. तो इसीलिए हम डायरेक्टली उस टाइम पे क्या करते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाल देते हैं. मतलब जो टेटवैक आपको सुई लगती है, जो टेटवैक आप इंजेक्शन लेते हो टेटनस से बचने के लिए, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से, तो वो आपको परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, क्योंकि उस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड होती है. बट मे बी आपका बॉडी अगर उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाया तो क्या होगा, आप उससे इन्फेक्टेड हो जाओ, इसलिए परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को ही दे दिया जाता है. और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, या फिर एंटीटॉक्सिन उसे बोला जाता है. तो ये एक प्रिपरेशन होती है जिसमें आपके एंटीबॉडीज में क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड पहले से रहते हैं उस टॉक्सिन को खत्म करने के लिए. मतलब ऐसे समझो, जैसे कि आपको पोलियो की ड्रॉप पीते थे, बचपन में पीते थे ना, पोलियो वायरस से क्या बचने के लिए. और उसमें क्या परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नहीं दी जा रही थी, उसमें आपको पोलियो वायरस ही आपको क्या वीक स्टेज में या फिर इनएक्टिवेटेड स्टेज में दी जाती थी. और उससे क्या होता था, आपको बॉडी उसके अगेंस्ट एक पैथोजन का एंटीबॉडी क्रिएट करके एक मेमोरी सेल बना करके बॉडी में स्टोर हो गई. और जैसे ही अगर आपको पोलियो वायरस का अटैक होगा, गर्मी के दिनों में, ज़्यादातर ये गर्मियों के दिनों में होता है, तो अगर वो अटैक होगा आपको, तो उसको बॉडी को आपके तुरंत क्या होगा, इम्यून सिस्टम को याद आया, अच्छा ऐसा वायरस पहले भी आया था, इसको खत्म करना है, इसको मारना है. मतलब इसके पास पहले से उसकी मेमोरी रहेगी, क्योंकि बाय बॉर्न आपके पास मेमोरी ये सब नहीं होती है. ये जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज होते हैं, ये आफ्टर जब आप बॉर्न हो जाते हैं उसके बाद ही ये क्रिएट की जाती है आपकी बॉडी में, मतलब क्रिएट होती है. जैसे कि स्नेक बाइट भी, किसी को सांप काट ले, तो सांप काटने का तो कोई वैक्सीन लगाता नहीं है, तो सांप काट लिया तो इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन दी जाती है पेशेंट को. उसमें क्या होता है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं स्नेक वेनम के अगेंस्ट में. तो इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन. मतलब कि हमने पैसिवली क्या किया, उसको इम्यूनिटी दे दी. क्या बॉडी ने खुद से कोई मेहनत की, क्या बॉडी ने खुद से बनाया, नहीं बनाया. एंटीबॉडीज को बॉडी ने खुद से नहीं सिंथेसाइज किया, तो वो एक्टिव नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा.
अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो ये अलाउ करता है कि जितने भी आप एंटीजेंस को मतलब प्रोड्यूस करते हो, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड को, चाहे किसी भी पैथोजन बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से, तो इसका आप यूज कर सकते हो मतलब वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में। और इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, मतलब कि आपकी इम्यूनाइजेशन के लिए अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। मतलब कि जैसे हमें किसी वैक्सीन का प्रिपेयर करना है ना, तो हम उस बैक्टीरिया और माइक्रोब से ही बनाएंगे, मतलब हम उसी के अगेंस्ट, उसी के लिए, मतलब अपने लिए वैक्सीन को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये टेक का कमाल है, मतलब टेक्नोलॉजी की कमाल है, जब से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो होती है, इसकी वैक्सीन हमारे ईस्ट से बनाई जाती है। ईस्ट इज अ माइक्रो, मतलब फंजाई है ना, फंगाई है ना, तो बिल्कुल वहीं से बनाई जाती है। तो वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसके लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन एक शेड्यूल भी है जो मेंटेन, मतलब एक चार्ट है जिसमें क्या बताया जाता है कि कब से कब कौन कौन सी वैक्सीनाइजेशन बच्चों को करवानी चाहिए या फिर प्रेग्नेंट मदर को लेनी चाहिए। पता नहीं, बट मेल के बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है व्हाट टू से। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम मेल का क्या करना होता है, बट व्हाट कैन आई से, मेल के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बट हाँ, वो मेल चाइल्ड हो या फिर बॉय चाइल्ड हो, तो बेबी के लिए, दोनों बेबी के लिए बराबर ही होती है। चाहे अगर मतलब अगर क्या कहते हैं पोलियो की बूंद तो बूंद ले रहे हो, तो लड़का लड़की दोनों के लिए सेम ही होता है, वो अलग नहीं होता है, इट्स सेम। अब आते हैं एलर्जी। एलर्जीज क्या होती है, तो जैसे कि आप कभी अचानक कोई नए जगह जाओगे और सडनली आपको बहुत छींक पे छींक आ रही है, या फिर आपको क्या हो रहा है, वीजिंग हो रही है किसी बिना मतलब कोई रीजन के, और या फिर आप कहीं और दूर गए और आपका सिम्टम्स फिर खत्म हो गया, मतलब मैं थोड़ा आगे चल के जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर मैं थोड़ा आगे आ गई तो इट्स लाइक नॉर्मल हो गया। तो कभी क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है दैट मीन्स कि आप उस पार्टिकल्स को लेकर के क्या हो, सेंसिटिव हो, मतलब आपके इन्वायरमेंट में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसको लेकर के क्या हो, आप सेंसिटिव हो। और जो भी ये रिएक्शन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो एलर्जी है आपको पॉलन से, या फिर छोटे छोटे माइट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी को डस्ट एलर्जी होती है, तो ये सारी तरीके क्या है, एलर्जी ही है। किसी को प्लांट से ही एलर्जी होती है, प्लांट के लीव से, अगर प्लांट का लीव से टच कर देता है या फिर वो टच कर लेते हैं, रिसेंटली नहीं, मतलब टाइम हो गया, लेकिन मतलब मुझे पता चला ऐसा, तो उनके पूरे बॉडी में ईचिंग होना शुरू हो जाता है। तो प्लांट के वाले भी एलर्जेटिक प्रेजेंट है। तो जो भी आपकी ये रिस्पॉन्स आ रही है इम्यून सिस्टम के कुछ सर्टेन एंटीजेंस के अगेंस्ट में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। तो जो सब्सटेंसेस, जैसे कि हम देख लेते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, और वैसे सब्सटेंसेस जो कि क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं। मतलब कि इम्यून सिस्टम क्या रिस्पॉन्स दे रही है, कि आपको छींक आ रही है ना, छींक तो आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि अगर पॉलन जा रही है तो उसको आप अंदर जाने दे रहे हो, नहीं, आप एलर्जिक हो तो आपको बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली छींक आएगी, नोज से, नोज क्या कहते हैं, नेजल डिस्चार्ज होगी, तो इस तरीके से। तो एंटीबॉडीज जो इसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में, वो कौन सी होती है, आईजीई टाइप के होते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी है हमारे एलर्जेंस के, जैसे कि हो गया माइट्स जो कि माइटस में रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो गए, एनिमल डैंडर, साथ ही इसके अलावा आप वही जो मैंने प्लांट के बारे में बताया, जो लीव्स होते हैं उसमें। और कुछ सिम्टम्स होते क्या होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के, जैसे कि किसी को पीनट एलर्जी भी होता है, किसी को फिश से भी एलर्जी होती है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जीज, तो किसी भी चीज से हो सकती है। हाँ, जैसे किसी किसी को ये एस्कॉर्बिक एसिड से होती है, आई एम दैट काइंड ऑफ, मुझे एस्कॉर्बिक एसिड से एलर्जी होती है, मैं उसको टच करती हूँ तो मेरे हाथ में इचिंग होना शुरू हो जाता है। मेहंदी से होती है तो मेरे पूरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो अलग अलग तरह का एलर्जी होता है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट भी है, आप मेडिसिन से ले सकते हो या फिर इंजेक्शंस के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो एंटी एलर्जेंस का, एंड देन यू कैन डू दैट थिंग। बट अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इट्स बेटर टू अवॉइड, क्यों ही मेडिसिन लेना है। ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के, जैसे कि आपके वही छींक आएंगी, वाटरी आइज, रनिंग नोज और ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलता है। एलर्जी जो होती है वो क्यों रिलीज, वो कॉज क्यों होती है, तो सॉरी, एलर्जी जो होती है वो कुछ केमिकल्स की वजह से मतलब लाइक देखने को मिलता है, जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन का लेवल आपके मास्ट सेल से, मतलब ये दोनों केमिकल्स आपके मास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से आपको एलर्जी देखने को मिलती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो कॉज ऑफ एलर्जी है वो पेशेंट में क्या हो रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है या तो कोई छोटा एलर्जन से या फिर बहुत
बड़ा मतलब अमाउंट ऑफ एलर्जेंस के थ्रू। और ये रिएक्शन को फिर आगे और स्टडी किया गया, तो जो हमारे इसमें ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं वो एंटी हिस्टामिन होते हैं, एड्रेनिन होते हैं और स्टेरॉइड्स दिया जाता है एलर्जी के सिम्टम्स को खत्म करने के लिए। इसलिए मैंने बोला ना, जब स्टेरॉइड्स है, अगर NSAIDs होता वो ड्रग्स उस तरह के तो आप ले सकते थे, मतलब NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो उस तरीके के ड्रग्स को आप लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट स्टेरॉइड्स क्यों ही लेना है? मे बी इट विल ओवरवेट यू, ऑब्वियसली ओबेसिटी इज ऑलरेडी अ लीडिंग प्रॉब्लम, तो ये भी एक चांस हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप उसको अवॉइड करो। तो समहाउ जो हमारे मॉडर्न डे में हम लाइफ स्टाइल में देखते हैं, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है, और हम हमारी सेंसिटिविटी एलर्जेंस के थ्रू ज़्यादा और बढ़ते जा रही है। जैसे कि और अगर आप चले जाओगे ना मेट्रो सिटीज़ वाले बच्चों में, पता नहीं, मैं तो मेट्रो सिटीज़ से नहीं थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो और ये आपका चिल्ड्रेन जो भी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं इंडिया में, वो ज़्यादा एलर्जी से मतलब लाइक सफ़र करते हैं, या फिर आजमा उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है, मतलब इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी की वजह से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको अर्ली लाइफ से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, मतलब जितना बांध के रखो बच्चे को, मेरा बच्चा उतना अच्छा रहेगा। तो वो अच्छा होने के बजाय वैसा नहीं होता है, जस्ट उसके ऑपोजिट उसकी बॉडी वर्क करने लगती है। ठीक है, तो एलर्जीज इसी तरीके से काम होती है, जिसमें आप इसमें जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? IgE, मतलब जिसको आप एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं, जो एंटीबॉडीज इसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा जो हम लोग केमिकल्स जो इसमें रिलीज होते हैं एलर्जी की वजह से, वो कौन से होते हैं? हिस्टामिन होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? मास्ट सेल से निकलते हैं। और जो इसमें ड्रग्स यूज किया जाता है वो कौन से होते हैं? एंटी हिस्टामिन होते हैं, एड्रेनिन होते हैं और स्टेरॉइड्स होते हैं। अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी, देखते हैं ये क्या होता है। तो जो भी मेमोरी बेस्ड हमारे अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ रही थी, किसके अंदर इवॉल्व हो रही थी? हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। और वो किस बेस पे हो रही थी कि कैसे वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, मतलब वो एबिलिटी कि कैसे वो खुद को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं पैथोजन से, मतलब अपने सेल्फ सेल से वो कैसे खुद को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। तो जैसे कि हम सबसे पहले हम ये समझेंगे, इसका बेसिस अभी भी नहीं समझा, तो इसलिए दो इसमें चीज़ हो सकती है। सबसे पहला एक चीज़ समझते हैं, जो भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी। तो इसमें मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जो इम्यूनोलॉजी होती है यही डील करती है इस एस्पेक्ट को। दूसरा क्या है, तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक है वो समटाइम्स नोन भी होगा और किसी और का अननोन रीजन। तो इसकी वजह से बॉडी जो होती है क्या करती है, अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर जाती है, जिसके वजह से इसका रिजल्ट यही होता है कि आपके बॉडी में खुद ब खुद डैमेज होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून का मतलब ही यही होता है कि आपके बॉडी सेल्स जो है आपके ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब आपके ही बॉडी सेल्स के लिए वो क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब आपके ही बॉडी सेल्स को वो एंटीजन समझ रहे हैं, एक पैथोजन समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसका क्योर लाइक बहुत मुश्किल है, बेसिकली ये कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, डेड एंड है। ऑफकोर्स जिसके पास पैसा है सब है, कैंसर का भी इलाज है। बट हाँ, अगर नॉर्मल किसी लोगों को होता है तो यस, पूरे लाइफ तो मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक इससे सफ़र करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इसका सिम्टम को कम किया जा सकता है, बट ये नहीं कहा जा सकता इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, मतलब इरेडिकेट नहीं किया जा सकता एक इंसान के अंदर से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को। हाँ, तो दीज आर द डिसऑर्डर्स जिसके बारे में बात करी थी कि अगर गवर्नमेंट चाह ले, सच में अगर गवर्नमेंट चाह ले, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट सिटिंग देयर, अगर वो खुद ही उनको प्रोजेक्ट बेच दे कि तुम एक ऐसा इम्यूनिटी बनाओ जिससे कि इंसान इफेक्टेड ना हो, ना तो उसे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। बट अगर गवर्नमेंट ऐसा करवा देगी ना, तो द प्रॉब्लम इज कि फिर मरीज कहाँ है? मरीज ही नहीं मिलेंगे, तो फिर डॉक्टर का कैसे काम चलेगा? हार्श रियलिटी। चलो ठीक है, होता है, दिस इज लाइफ। तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ये क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं पीपल को, जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है, जो आपके जैसे छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे कि DIP जॉइंट हो गए, PIP जॉइंट हो गए, उसके अलावा MCP जॉइंट हो गए, या फिर आपके कार्पल्स वाले ये जो जॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये सारे में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब ये इस सारे जॉइंट्स में मूवमेंट करने पे आपको दर्द होती है,
मतलब ये छोटे छोटे जॉइंट्स में देखने को मिलता है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, लॉन्ग जॉइंट्स में देखने, मतलब लॉन्ग बोन्स वाले जॉइंट्स में, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया। शोल्डर में तो वैसे कम ही आता है, लेकिन वेट बियरिंग में ज़्यादा होता है। लेकिन आपका जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ये शॉर्ट्स में आता है, जैसे पैर में भी हो सकता है, और ज़्यादातर ये हाथ के फिंगर्स में देखने को मिलता है। उसके अलावा अब आते हैं इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में। तो जो भी इम्यून सिस्टम होती है, ये किस ऑर्गन्स इसमें कौन कौन से होते हैं, तो आपके लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और सेल्स होते हैं, और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज। मतलब आपके इम्यून सिस्टम कौन कौन से हैं जो बनाता है इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम को, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जिसमें आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, मतलब टी सेल्स आ जाते हैं बेसिकली। उसके अलावा आपके टिश्यूज, सेल्स और सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे कि एंटीबॉडीज। तो जैसे कि आपने अभी तक पढ़ लिया, इम्यून सिस्टम जो है क्या एकदम अलग है, यूनिक है। किस सेंस में, तो अपने फॉरेन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने में, उनको पहचानने में, साथ ही साथ उसके साथ क्या करना, रिस्पॉन्ड करने में और उनको याद रखने में। मतलब ये मेमोरी बेस्ड वर्क करती है। तो इम्यून सिस्टम हमारा एक ऑल्सो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें, तो एलर्जिक रिएक्शंस में है, ऑटो इम्यून डिजीज में है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी है। अगर आपका इम्यून कंपैटिबिलिटी, मतलब अगर हिस्टो कंपैटिबिलिटी नहीं है आपके ऑर्गन, मतलब ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में, हिस्टो कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके टिश्यू लेवल पे अगर वो सेम नहीं है तो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है, आपका बॉडी खुद ही ऑर्गन को पूरा डैमेज कर देगा, ऑर्गन को वो अपना मानेगा ही नहीं। ही विल कंसिडर कि ये आपका ऑर्गन नहीं है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं। अब देखो तो क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, क्या होता है, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनका ओरिजिन और मैचुरेशन और प्लोरिफरेशन क्या करता है, लिम्फोसाइट्स का करता है। और ये प्राइमरी जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बोन मैरो होते हैं और थाइमस होते हैं, जहाँ पे हमारे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, खुद को डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसमें, तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। मैचुरेशन के बाद क्या होता है, तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स तक, जैसे कि स्प्लीन हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेस हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और अपेंडिक्स हो गए। देखो बेटा इसका कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सा ये चीज़ है कि लिम्फॉइड जो ऑर्गन होते हैं ये कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं, तो हमारे जब लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, प्रोलिफरेट यहीं से करते हैं। मतलब ये ऑर्गन है जहाँ पे ओरिजिन होता है और मैचुरेशन होता है हमारे लिम्फोसाइट्स का, जो कि टी और बी लिम्फोसाइट्स जानते होंगे। तो प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, बोन मैरो जो कि बोन में प्रेजेंट होता है, और थाइमस जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड में। तो यहाँ से जो कि यहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, खुद को डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड देन खुद को मैच्योर करते हैं, और कैसे बन जाते हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। और मैचुरेशन के बाद ये लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, तो अपने सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, पहला लिम्फॉइड ऑर्गन क्या था, तो हमारे बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होंगे, जैसे कि स्प्लीन में जाते हैं, लिम्फ नोड्स में जाते हैं, टॉन्सिल्स में, पेयर पैचेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अपेंडिक्स में वहाँ चले जाते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करती है, तो इसको साइट देती है जहां पे ये इंटरैक्ट कर पाते हैं लिम्फोसाइट्स हमारे एंटीजन से। प्राइमरी का काम क्या था, प्रोड्यूस कर रहे थे, मैच्योर कर रहे थे। सेकेंडरी में अब क्या करेगा, वो अपना एक्शन शो करेगा। तो एक्शन शो करने के लिए भी तो उसको कोई साइट चाहिए ना, जहाँ पे वो जा करके मारेगा, है ना। तो वो साइट्स हमारे ये सारे, तो ये क्या करते हैं, इंटरैक्शन साइट देते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स को एंटीजन के साथ। सॉरी, थाइमस इज अ डिफरेंट पार्ट। थायराइड आपके अलग हो गए, थायराइड में वो टॉन्सिल्स में वो जाते हैं बाद में, थाइमस सबका अलग होता है, ठीक है। हाँ, जो कि आपके लिम्फोसाइट से ये इंटरेक्शन होती है लिम्फोसाइट से किसके साथ, एंटीजन के साथ। देन ये प्रोलिफरेट कर जाते हैं खुद को और क्या बना लेते हैं, इफेक्टर सेल्स। एंड जो लोकेशन होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स का हमारे बॉडी में अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जैसे लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए, और थाइमस, ये अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं। जो हमारे बोन मैरो होते हैं ये हमारा सबसे मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, जहाँ पे जितने भी हमारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स भी यहीं पे बनते हैं। और थाइमस जो होता है ये लोब्ड ऑर्गन होता है, ये हमारे हार्ट के नियर प्रेजेंट होता है और बेनेथ हमारे ब्रेस्ट बोन से पीछे। जो थाइमस होता है ये काफ़ी बड़ा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन धीरे धीरे इसकी साइज धीरे कम होने लगती है, और प्यूबर्टी तक जो होती है इसकी साइज एटलीस्ट काफ़ी बहुत ही स्मॉल साइज की हो जाती है। तो जो हमारे बोन मैरो और थाइमस होते हैं ये क्या करते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट्स डेवलप करते हैं हमारे किसके लिए, मैचुरेशन के लिए, टी लिम्फोसाइट्स के लिए। और स्प्लीन जो होती है हमारे लार्ज बीन शेप्ड ये एक ऑर्गन होती है।
इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलता है, तो लिम्फोसाइट्स होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड को, ट्रैप कर देते हैं ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, तो वहीं पे ब्लड में ही सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं। और स्प्लीन क्या करता है, रिजर्वायर की तरह काम करता है इरिथ्रोसाइट्स का, मतलब कि ब्लड को वो वहाँ पे रखता है। और स्पेशली क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले होते हैं उसको ट्रैप करके वहीं पे खत्म करता है। तो लिम्फ नोड्स हमारे क्या होते हैं, तो ये एक छोटा सा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अलॉन्ग ही होते हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये हमारे ट्रैप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर और अदर एंटीजेंस के लिए भी। और यहाँ पे क्या होता है, तो हमारा लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे मिलता है, एंटीजेंस यहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं। लिम्फ नोड्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे वो लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। तो ये सारे हमारे लिम्फॉइड टिश्यू हमारे लोकेटेड होते हैं किस लाइनिंग के अराउंड, तो हमारे मेजर ट्रैक्ट जैसे कि रेस्पिरेटरी में, डाइजेस्टिव में और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, मतलब माल्ट बोला जाता है। और ये हमारा अबाउट कितना परसेंट होता है, तो 50% हमारा लिम्फॉइड टिश्यू हमारे ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिम्फॉइड के बारे में हो गया। हमने इम्यून जो देखा, इम्यून सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, तो उसमें हमारे लिम्फॉइड का क्या रोल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे लगाइएगा और इससे प्रीवियस वाले को भी रिवाइज कीजिए और साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री को भी बेटा बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी सिलेक्शन का चांस काफ़ी अच्छा होगा। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, हैव अ नाइस डे।